जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दो शक्तियों का उदय हुआ, एक इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय देन ये थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 45 में, अक्टूबर 1945। इसके बाद चीन की क्रांति हमने देखा और चीन की क्रांति ने ये बताया कि एशिया में साम्यवाद का एक नया स्तंभ तैयार हो गया, वो था चीन। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही एक ऐसा दौर आया जब प्रत्यक्ष युद्ध न हो करके वैचारिक युद्ध चला। एक दूसरे की जासूसी की गई, दुष्प्रचार किया गया, विभिन्न सैन्य गठबंधन बने और उस माहौल का नाम दिया गया शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार की समाप्ति होती है सोवियत संघ रूस के विघटन से 1990-91। इसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि दुनिया दो खेमे में बटी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और वो खेमा था, एक था पूंजीवादी जिसका कि नेता था संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा खेमा था साम्यवादी और उसका नेता था सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जब ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उसी समय ये सारी कहानी चल रही है। विश्व दो गुटों में, दो खेमे में बटा हुआ है, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तृतीय विश्व। विश्व, थर्ड वर्ल्ड। तृतीय तृतीय विश्व युद्ध की जो अवधारणा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दुनिया में एक ऐसी क्रांति घटित हुई जिसने कि पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। वो था सर्वहारा का शासन, बोल्शेविक क्रांति रूस की। ये अपने आप में क्रांतिकारी इस वजह से थी क्योंकि अभी तक मजदूरों का शासन केवल किताबों में बात की जाती, समानता की बात केवल किताबों में की जाती थी। वास्तविक रूप में ये चीज़ें परिणत नहीं हुई, देखी नहीं गई। लेकिन इस क्रांति ने, रूस की क्रांति ने, ये इस बात को धरातल पर लागू कर दिया कि नहीं, सर्वहारा का भी शासन हो सकता। अब कोई मनुष्य या कोई पर्टिकुलर वर्ग अगर ऐतिहासिक रूप से सत्ता का भोग कर रहा है तो उसकी अगली पीढ़ी वो अपने आप सत्ता का भोग करेगी, या एटलीस्ट उसको सत्ता दी जाए तो उसको ये पता होगा कि संभालना कैसे है, चलाना कैसे है। लेकिन जो मजदूर वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग, जो श्रमिक वर्ग सदियों से फैक्ट्रियों में, खेतों में काम कर रहा है और उसको अचानक से सत्ता मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चलेगी नहीं। और यही कारण था कि ताकत के बल पर, दमन के बल पर, अनुशासन के बल पर, जोर जबरदस्ती पर कितने दिन आप सत्ता चला लेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस सदी में उसका जन्म हुआ उसी सदी में उसका विघटन हो गया। 1917 में सोवियत संघ रूस आया और 1990 में 20वीं सदी में ही का विघटन हो गया। तो तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणा क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया।
एक था पूंजीवादी गुट, इसके नेता कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा था साम्यवादी गुट, और इसके नेता कौन थे? सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। ठीक है। अब हुआ क्या, 1945 में आया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या इनका उद्देश्य था? औपनिवेशिक शासन का अंत, विश्व में शांति की स्थापना, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद। अभी भी जो एक महाद्वीप बचा था जिसने कि आज़ादी का दौर नहीं देखा था, आज़ादी का स्वाद नहीं चखा था, वो था अफ्रीका। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, साउथ अमेरिका, उसके देश। तो अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश, इनको आज़ादी मिली 1960 के आसपास, और ऐसे ये स्वतंत्र हुए धड़ल्ले से। मतलब ऐसा नहीं है एक साथ 17 देशों को आज़ादी, एक साथ, बारी बारी से नहीं, एक साथ, इस तरीके से कुछ ऐसा दौर चला आज़ादी का। ऐसा दौर चला औपनिवेशिक शासन के अंत का। और केवल एक पक्ष मतलब एक कारण उत्तरदायी नहीं था। ब्रिटेन औपनिवेशिक सत्ता का नेता था, उसके प्रभाव में कमी आई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। यूएसए आया, और सेकेंड वर्ल्ड वार ने तो ये पूरी तरीके से बता दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ही सदी है 20वीं सदी। और उसको दावा, मतलब पूरी तरीके से जिसने स्टैंप लगा दी, वो क्या था? शीत युद्ध, विश्व युद्ध की समाप्ति। उसने ये बता दिया कि 20वीं और 21वीं सदी किसकी है? अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब देखिए, ये जो देश थे, इनको भी ले लेते हैं। इनमें कुछ खास बातें थी। खास बातें ये थी कि ये जब आज़ाद हुए तो इनके पास पूरे विश्व का घटनाक्रम क्या कह रहा था कि कोल्ड वार चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, और विश्व दो खेमे में बटा हुआ है। अब इनके पास भी यही ऑप्शन आया, ये जो है स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इनके पास क्या ऑप्शन आया स्वतंत्र होने के बाद? ये किस खेमे में जाएं? एक औपनिवेशिक सत्ता से इन्होंने मुक्ति पाई थी, क्या वो दूसरी औपनिवेशिक सत्ता को स्वीकार कर लें, या स्वतंत्र निर्णय की बात करें? तो इन्हीं लोगों को मिला करके ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 9 स्वतंत्र देशों का समूह है, उन्हीं को बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, तीसरा विश्व। तीसरा विश्व क्यों कहा जाता है इन्हें? इनका यूनिक फीचर है। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड सानी, इन्होंने ही तृतीय विश्व की अवधारणा को बताया था। इस शब्द को ये लाए थे, और इन्होंने क्या बताया कि तृतीय विश्व युद्ध क्या है? 9 स्वतंत्र देशों का समूह, 9 स्वतंत्र देशों का समूह, जिनमें जिनमें कुछ समानताएं हों।
अब देखिए ये किस पॉइंट के आधार पर, किन समानताओं के आधार पर एक दूसरे के करीब हैं। तो पहली इनमें समानता क्या है कि इन सभी देशों में आपको सामाजिक आर्थिक विषमता मिलेगी। क्या मिलेगी? सामाजिक आर्थिक विषमता, ये मिलेगी मिलेगी। आर्थिक पिछड़ापन इन यहां पर मिलेगा, यहां पर अशिक्षा मिलेगी, यहां पर गरीबी मिलेगी, यहां पर बुनियादी जरूरतें वो पूरी नहीं होंगी। ये इनकी कॉमन प्रॉब्लम है। अब इनकी कॉमन प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि ये औपनिवेशिक सत्ता के गुलाम रहे हैं। इनका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शोषण किया गया। उस शोषण का परिणाम है ये सारी समस्याएं। तो इनको गुट में नहीं उलझना है। ये गुटीय राजनीति का क्या करना है? विरोध करना है। इनको ना तो पूंजीवाद खिलाएगा, ना इनको साम्यवाद खिलाएगा। लेकिन जहां पर ये सारी चीजें हों, वहां पर साम्यवाद का ब्रीडिंग ग्राउंड कहा जाता है। मतलब साम्यवादी विचारधारा, जब सब गरीब हैं, कोई मार्केट है ही नहीं, कोई खरीदार है नहीं, किसी के पास परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर पूंजीवाद कभी भी टिकेगा नहीं। तो ये जो 9 स्वतंत्र देश थे, इनमें सबसे अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड ये था कि ये साम्यवाद के बहुत ही करीब थे और साम्यवाद आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा थी। और मैंने आपको बताया है कि युद्ध प्रत्यक्ष ही लड़ा जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। विचारों के स्तर पर, विचारधाराओं के स्तर पर, पद्धतियों के स्तर पर, सोच के स्तर पर, ये सारे युद्ध के ही तरीके हैं। और ये जो दौर चल रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध में जो दो गुट बने हैं, ये 9 स्वतंत्र देशों को क्या करेंगे? आर्थिक मदद देंगे, सैन्य मदद देंगे और उनको अपने खेमे में शामिल करने की बात करेंगे, अपने विश्वस्त बनाने की बात करेंगे। तो ये जो 9 स्वतंत्र देश हैं, जहाँ पर ये सारी समस्याएं एक साथ पाई जा रही हैं, इसी 9 स्वतंत्र देश के समूह को क्या बोल रहे हैं? तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड। पहली बात तो यह कोई गुट नहीं है, बल्कि गुटीय राजनीति का विरोध करता है। ये विरोध में है। ये तो ये कह रहा है कि हमारे पास गुटबंदी, हमारे लिए गुटबंदी जरूरी है ही नहीं। हमारे लिए जरूरी क्या है कि इन सारी समस्याओं से निजात पाना, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है विकास, डेवलपमेंट। और विकास के लिए ये इस गुटी राजनीति का विरोध करेंगे। ये क्या कहेंगे कि हमें सबके सहयोग की जरूरत है, न तो हम पूंजीवाद के खेमे में जाएंगे, ना हम साम्यवाद के खेमे में जाएंगे। जहां से हमें जो मदद मिल सकती है, जो सहायता मिल सकती है, वो हम वहां से लेंगे। और इसी से एक अवधारणा आई जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, दोनों गुट से हर तरीके से सहयोग लेंगे जहां से जो मिल जाए। ठीक है। अब देखिए, ये जो कुटीय राजनीति का विरोध कर रहे हैं, कुटीय राजनीति का विरोध, मतलब गुटबंदी ना बनाइए। अभी तक गुट बनाते बनाते सेकंड वर्ल्ड वार हो गया और अभी भी जो है
ये गुटीय राजनीति चल रही है, तो ये विरोध कर रहे हैं। अब जब ये विरोध कर रहे हैं तो इनका क्या है, इनको सहायता देने के लिए जो विकसित देश हैं, विकसित देश का मतलब वो ये जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो पश्चिम की ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, या पूर्व की संयुक्त ये सोवियत संघ रूस हो, ये सब क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा जो सहयोग मिल रहा है इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण सहयोग, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। क्या ये आपस में भी सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे की, किसी के पास कुछ है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, पाम ऑयल, इनको क्या दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद दे रहे हैं। तो क्या ये जो 9 स्वतंत्र देश हैं, क्या ये आपस में भी सहयोग कर सकते हैं, जिसके पास जो संसाधन है उससे दूसरे को सहयोग कीजिए, और अपने यहाँ जो नहीं है वो दूसरे से लीजिए। तो इस जो अवधारणा की बात हुई, ये जो आपस में सहयोग की बात हुई, इसको बोलते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो उत्तर दक्षिण सहयोग किसके बारे में है, विकसित और विकासशील देशों के बारे में। ये विकासशील देश कौन है, जिनके लिए विकास ही मेन मुद्दा है, ये जो 9 स्वतंत्र देश हैं। और जब विकासशील विकासशील देश आपस में एक दूसरे से सहयोग करने लगे तो ये होता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। ये एक भौगोलिक राजनीतिक अवधारणा है, मतलब भूगोल पर बेस्ड। होता क्या है, जब आप ग्लोब देखेंगे तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो अधिकतर नॉर्थ पोल की साइड पड़ेंगे, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर। और जितने भी ये जो गरीब देश हैं, जिनकी ना तो जीडीपी ज़्यादा है, ना पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ना वो सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से इतने अच्छे पोजीशन में हैं, तो उनको बोल वो अधिकतर के यहाँ है साउथ पोल में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो वो तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के देश विकासशील देश हैं और उत्तरी में मैक्सिमम विकसित देश, पूरा यूरोप डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये सहयोग की बात की जाए। अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आएंगी। कुछ दिक्कतें कैसे आएंगी, अब भारत का क्या कह रहा है, भारत क्या कह रहा है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म करो इच्छा, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, सेवा करो फल की इच्छा ना करो। तो इस सेवा को क्या करेंगे, व्यापार नहीं बनाएंगे, सेवा को उसका मुद्रीकरण नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। फिर जब इनको समझ में आ गया कि नहीं, लोग सर्विस ही बेच रहे हैं, तो फिर इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, शास्त्रों में जो कहा गया है वो दूसरे अर्थ में कहा गया है। फिर ये सेवा का व्यापार, और सेवा का जब व्यापार जब करने लगेंगे, तो आज भी देखिए जो विकासशील देश हैं उनमें सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कम पैसे में लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी अच्छी जो है वहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है। सर्विस सेक्टर उनका बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेवा क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में है। किसी भी इकोनॉमी के प्रोग्रेस में पहले प्राइमरी सेक्टर का योगदान होता है, अर्थव्यवस्था प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होती है, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी। अगर आप डायरेक्ट प्राइमरी से टर्शियरी चले गए, इसका मतलब आपने लोगों को रोजगार उस स्तर पर नहीं दिया जितनी की इकोनॉमी की जरूरत थी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, अर्थ। अर्थ क्या हो गया कि जो 9 स्वतंत्र अफ्रीकी अफ्रीकी लैटिन अमेरिकी देश थे, जिनके में एक साझी समस्याएं थीं, उन 9 स्वतंत्र देशों का समूह क्या है, तृतीय विश्व। तृतीय विश्व क्यों कहा गया, क्योंकि अभी तक विश्व 2 खेमे में बटा था, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी। ठीक है, चलिए, अब अर्थ हमने समझ लिया। अब इसकी देख लेते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, पहला, भौगोलिक
रूप से निकट नहीं है। ये जो देश हैं ये भौगोलिक रूप से आपस में निकट नहीं है। जैसे अफ्रीका के देश और दक्षिणी अमेरिका के देश, जैसे अफ्रीका और भारत, जैसे दक्षिण अमेरिकी और भारत, दक्षिण अमेरिका के देश और भारत, ये आपस में भौगोलिक निकटता नहीं है। लेकिन भौगोलिक निकटता न होते हुए भी अगर कोई चीज इनको एक कर रहा है वो है इनकी साझी समस्याएं। वो है इनका ये डर कि अभी अभी आजाद हुए हैं एक शक्ति से, किसी दूसरी महाशक्ति के कठपुतली ना बन जाएं, कोई दूसरी महाशक्ति हम पर आक्रमण ना कर दे, कोई दूसरी महाशक्ति हमको अपने कंट्रोल में ना ले ले। ये डर, यही इसी डर से ये सब क्या है, एक है। ठीक है। सेकंड बात, तीसरे गुट से अलग। तीसरे गुट से अलग का क्या मतलब है कि ये कोई तीसरा गुट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद गुटीय राजनीति का विरोध कर रहा है। गुट बनाने के लिए ये खुद कह रहे हैं कि गुट बनाते बनाते तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार हो गया 20 साल के अंदर, और फिर ऊपर से अब फिर बाजी की जा रही है। तो ये गुटी राजनीति को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तीसरी बात, आर्थिक विकास इनका मुख्य उद्देश्य है। और कोई चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। यहां पर एक चीज और भी लिख लीजिए समस्याओं में। हाँ, ये विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और बहुभाषी समुदाय इनके यहाँ रहता है। यूरोप में देखिए, एक ही धर्म के मानने वाले लोग, एक ही भाषा को बोलने बोलने वाले लोग रह रहे हैं। लेकिन इन देशों में क्या समस्या है, ना तो कोई एक धर्म है, ना कोई एक जाति है, ना कोई एक संप्रदाय है, ना कोई एक भाषा है, जिसके वजह से ये एक हों। ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक अवधारणा है ये। राजनीतिक अवधारणा क्यों? क्योंकि इनकी साझी समस्याएं हैं, और इन साझी समस्याओं के कारण ही इनको बोला जाता है विकासशील देश, जो कि अभी अपनी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। और उनकी समस्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो एक राजनीतिक अवधारणा भी है, और यही इसी अवधारणा से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सुर में बोलेंगे। ठीक है, यही इनके बीच में एकता की कड़ी है। फिफ्थ पॉइंट, कोई समरूप संघ नहीं है। ये बताना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आपने तीसरे थर्ड सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ये कोई तीसरा गुट नहीं है, कोई समरूप संघ नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? क्यों? क्योंकि अलग अलग महाद्वीप में है ये। अलग अलग जाति, नस्ल, धर्म, भाषा के लोग हैं। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मतलब कहने का ये मतलब है कि भौगोलिक
सांस्कृतिक विविधता आपको मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग है तृतीय विश्व की भूमिका या महत्व। क्या भूमिका है इनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? पहला, यूएनओ में औपनिवेशिक शासन का विरोध। और हाल फिलहाल एग्जाम्पल देखिए, 1960 के आसपास से मालदीव को स्वतंत्रता मिली ब्रिटेन के द्वारा, और जो चागोस द्वीप है वो अब दिया जा रहा ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन कहाँ, चागोस द्वीप कहाँ, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने उस पर कब्जा करा किए हुए हैं। सिर्फ फ्रांस की टेरिटरी आपको प्रशांत महासागर में मिलेगी। अमेरिका कहाँ बैठा है, डियोगा गार्सिया में सैन्य हवाई अड्डा है। ये सब क्या है? तो इनको जब एक संघ मिला, एक मंच मिला, तो उस मंच में उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बहुत ही बुलंद रूप से आवाज उठाई, जिससे और लोगों को भी स्वतंत्रता मिली, अन्य देश भी क्या हुए, स्वतंत्र हुए। सेकंड, विभिन्नताओं के बावजूद विभिन्न मंचों पर एकजुटता। युद्ध, रंगभेद, साम्राज्यवाद, को के विरोध में, मतलब इनका विरोध करके क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मतलब जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, युद्ध नहीं लड़ना है, काले गोरे का भेद नहीं करना है, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, ये सब इनकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। इस मामले में सब एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, जो बहुत ही विवादित मुद्दा अभी तक चल रहा है वर्तमान समय में, डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पर, विश्व व्यापार संगठन, इसके मुद्दे पर, जैसे सब्सिडी वाला मुद्दा हो, रेमिटेंस वाला मुद्दा हो, के विभिन्न मुद्दों पर एकजुटता। खाद्य सब्सिडी वाला मुद्दा यहाँ पर लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए आपको लिखने में। खाद्य सब्सिडी, रेमिटेंस, जो प्रेषण भेजते हैं, भारत के लोग सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब से जो दीनार और डॉलर भेजते हैं तो उस पर चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस मुद्दे पर भी डब्ल्यूटीओ में भी ये सब क्या है, एकजुट हैं। भारत और चीन की एकता यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिल जाएगी, ऐसे दोनों लड़ते रहते हैं, फालतू की बयानबाजी करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है, भूमिका है। अब जरा देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। निष्कर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बात जरूर पॉइंट आउट कीजिए कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में भय, तनाव, इनको जन्म मिला। और तो और ये जो प्रथम और द्वितीय विश्व हैं, मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद, इनकी वजह से जो कोल्ड वार शुरू हुआ,
उस कोल्ड वार में भय और अशांति का वातावरण है। और इस वातावरण में भी जिसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से काम किया या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखा, वो कौन था? वो था तृतीय विश्व, 9 स्वतंत्र देशों का समूह। इनका क्या है निष्कर्ष के तौर पर, ये जरूर लिखिए ताकि इनकी इनकी जो है इंपॉर्टेंस क्या हो पता चल सके। ठीक है, तो ये था आपका तृतीय विश्व। और इसी तृतीय विश्व से मिलता जुलता अवधारणा है गुटनिरपेक्षता, जो ये कह रही है कि जो 9 स्वतंत्र देश हैं, ना तो ये पूंजीवादी खेमे में जाएंगे, ना ये साम्यवादी खेमे में जाएंगे। इनको दोनों से सहयोग की जरूरत है, इनको गुट की जरूरत है ही नहीं। और इसी अवधारणा को जो आज तक प्रबल करेगा, जो किसी भी खेमे में नहीं जाएगा, दोनों से सहयोग लेगा जहां जैसी जरूरत होगी, तो उस अवधारणा का नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू कीजिए। धन्यवाद।